नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर सरजी और उनका वो साथी वो दोनों ही अब यहाँ पर एक पुराने खंडर बनी इस फैक्ट्री के पास आ जाते हैं और वहाँ पर अब सरजी का वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभालता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर जाओ, तुम गुलेरिया हाउस जाओ और वहाँ पर अपने भाई और बहन को बचाने के लिए फिर वो अनिका गुलेरिया जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका साथी कहता है कि मैं यहाँ पर आकाश और आलिशा को बंधक बनाता हूँ, तो और तुम वहाँ पर जाकर नेत्रा का साथ दो, साथ के साथ वहाँ पर उसका देवराज गुलेरिया को भी बचाना। इधर यहाँ पर ये बात होने की ये दोनों बात कर ही रहे थे, तब अब यहाँ पर ये सुनते ही अफसर जी कहते हैं ठीक है, अब वक्त आ गया है अपना आखिरी वार करने का। अब इस बार हम अपना वो वार करेंगे जिससे अब ये लोग नहीं बच पाएंगे। ये सुनते ही वो आदमी अपनी पॉकेट से अब एक डिवाइस निकालता है। उस डिवाइस को निकालते हुए यहाँ पर उस डिवाइस को अब अपने हाथों से सरजी की तरफ अपने हाथों को बढ़ा देता है और अब उस डिवाइस को देते हुए वो कहता है ये लो, तुम शायद वहाँ पर ये तुम्हारे काम आ जाए। अब उस आदमी की ये बात सुनते ही अब सरजी कहते हैं ओके, मैं लेता हूँ और हैं एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर अब ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अब आसमान में कुछ वहाँ पर चौपर आ जाते हैं। अब वहीं पर जैसे ही वहाँ पर चोपर आते हैं तो अब सरजी अब इस चोपर से बाहर निकलकर अब दूसरे चोपर में जंप करते हैं और उनके दूसरे चोपर में बैठे हुए वो चोपर इधर यहाँ पर उसमें बैठने के बाद वो गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं इधर अपने चोपर में ही बैठा हुआ अभी ये आदमी अब वो भी अपनी पॉकेट से अब फिर से अपने लिए भी एक डिवाइस निकालता है और अब उस डिवाइस को निकाल कर अब उसे स्पीकर से कनेक्ट कर देता है। तो वहाँ पर अब तक हर तरफ एक धुन बजने लगती है, क्योंकि उन्होंने इस डिवाइस को निकाल कर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तेज साउंड में चला दिया था। और जैसे ही ये धुन अब सभी के कानों में बजती है, मानो वो सभी यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर एकदम से भूत बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस जो स्पीकर यहाँ पर उन्होंने चलाया था उसकी आवाज़ कुछ ऐसी मंत्रमुग्ध थी कि वो सब जमानो उसमें कहीं खो से गए हो। सभी इस धुन में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें अब अपने बारे में भी पता नहीं था। सिर्फ इंसान ही नहीं, वहाँ आसपास जितने भी पंछी थे उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। मानो सब एक पल के लिए सब कुछ भूल गए हों कि आखिर वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे। उन सबको ऐसे देखते हुए अब ऐसा होते हुए देखकर अब चौपर में बैठा हुआ वो आदमी कहता है मेरे इस धुन की काट किसी भी इंसान के पास नहीं है, क्योंकि कोई भी इस धुन को अब इन लोगों के ऊपर से नहीं हटा सकता जब तक मैं नहीं चाहता। इसके बाद वो शख्स अब यहाँ पर अपने चौपर में लगे अब एक माइक को अपने मुंह के पास लाकर कहता है शीला मेरी बात ध्यान से सुनो शीला, यहाँ पर आकाश और रानी साहिबा दोनों के दोनों मौजूद है, तो तुम ऐसा करो इन दोनों को अभी अपने साथ लेकर आओ। अभी बस कुछ देर बाद ही तुम्हारे सामने एक चोपर आएगा, इसलिए इन दोनों को अपने साथ लाकर तुम उन्हें अपने साथ लेकर तुम उस चोपर में बैठ जाओ। अब हमें इन दोनों को किडनैप करना है। इधर उस आदमी की ये बात सुनते ही यहाँ पर शीला एकदम से अपने होश में आती है और अब वो कहती है ठीक है मैं बस अभी करती हूँ। और ये कहने के बाद शीला ने अब जैसे ही ये सुना तो वो सबसे पहले अब टेरेस पर जाती है, क्योंकि शीला तो यहाँ पर ब्लैक कैट को देखकर मानो डर कर भाग रही थी, लेकिन अब इस शख्स की ये आवाज़ सुनते ही मानो शीला में फिर से एकदम से जी जान आ गई हो और अब वो जल्दी से टेरेस की तरफ बढ़ती है। और वहाँ जाते ही अब वो सबसे पहले आकाश के हाथ को पकड़कर अब उसे नीचे की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि जो धुन यहाँ पर इस शख्स ने चलाई थी उसकी साउंड को सुनने के बाद तो
तो आकाश का भी सेम वही हाल था। आकाश मानो वहाँ पर एकदम से बुत बनकर खड़ा हो गया था। उसके मानो उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा था, जैसे वो निर्जीव हो। इसलिए वो जल्दी से आकाश का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आती है। तो वहीं जब शीला आकाश को लेकर नीचे पहुंच जाती है तो वहां जाते ही वो यहाँ पर अब आकाश के हाथ को पकड़े पकड़े ही वो यहाँ पर आलिशा की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर आलिशा खड़ी हुई थी। आलिशा के पास आकाश को लेकर जाते हुए ही शीला भी यहाँ पर अपने दूसरे हाथ से अब आलिशा का भी हाथ पकड़ लेती है और अब वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर शीला ने आलिशा और आकाश दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था तो वहीं अब एक चोपर भी बिल्कुल उस शख्स के कहे अनुसार उसके सामने आ जाता है। उस चोपर को सामने देखकर तो अब शीला आकाश और आलिशा दोनों को ही अब उस चोपर में बिठा देती है और अब उन दोनों को उसमें बारी बारी से बिठाने के बाद वो यहाँ पर खुद भी बैठ जाती है, क्योंकि शीला यहाँ पर इन दोनों को जैसे एक अडल्ट किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कहीं बैठाता है ऐसे बारी बारी से बिठा देती है। कुछ देर में वो चोपर अब यहाँ पर आसमान में था, क्योंकि शीला ने यहाँ पर अपना काम कर दिया था। अब आकाश और आलिशा ये दोनों अभी उस दुश्मनों के चोपर में थे। इधर टेरेस से सब कुछ देख रही एनी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अभी इस ऐसी सिचुएशन में क्या करे। एनी बस यहाँ पर सब कुछ होता हुआ देख रही थी। उसे स्वाति मल्होत्रा ने पेरिस में कमांड दिया था कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कि दुश्मनों को उसके रोबोट होने का सच पता चले। क्योंकि एनी यहाँ पर सब कुछ होता हुआ तो देख रही थी, लेकिन एनी अब ये भी समझ गई थी कि जो धुन अभी यहाँ पर बजी थी उसकी वजह से सभी इंसान मानो कहीं मंत्रमुग्ध हो गए थे, वो अपना होश खो चुके थे। तो ऐसे समय में अगर एनी कुछ भी यहाँ पर रिएक्ट करती तो शायद एनी के ऊपर उसके दुश्मनों का शक हो जाता। और अब स्वाति मल्होत्रा की इस कमांड को ध्यान रखते हुए एनी अब यहाँ पर एक रोबोट होते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। या अब एनी अब ये सब होने के बाद जब वो देखती है कि वो चोपर अब आकाश और आलिशा को लेकर जा चुके हैं तो यहाँ पर अब एनी जल्दी से अब स्वाति मल्होत्रा को एक अलर्ट का साइन भेज देती है, क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को यहाँ की कंडीशन के बारे में बताना चाहती थी और वो सभी पर अब अपनी नज़र बनाए हुए थी कि ये सभी अभी अपने होश में आए या नहीं। इधर गुलेरिया हाउस में अनिका और नेत्रा के बीच में यहाँ पर फाइट फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि अब अनिका पूरी तरह से श्योर थी कि रोहित और स्वाति मल्होत्रा ये दोनों ही भूमिका और निखिल को बचाने के लिए गए हैं। और अभी अनिका को बस इतना पता था कि उधर एनी ने रेखा मूर्ति को भी बचा लिया था, इसलिए अनिका ने यहाँ पर गुलेरिया हाउस में नेत्रा के साथ फिर से अपनी फाइट शुरू कर दी थी। और अब नेत्रा और अनिका के बीच में ये फाइट काफ़ी इंटेंस हो चुकी थी, काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी। और यहाँ पर अनिका एक के बाद एक नेत्रा के ऊपर अटैक करती ही जा रही थी। अनिका जिस स्पीड के साथ यहाँ पर नेत्रा के ऊपर अटैक करती जा रही थी, नेत्रा को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी इससे पहले कि अनिका पूरी तरह से नेत्रा पर अपनी जीत हासिल कर पाती तभी उसके कानों में अब कुछ अजीब सी आवाजें आते हैं। वहाँ पर अब पूरा का पूरा सम्मुख होने की वजह से अब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी अनिका की नज़र जब टीवी पर स्क्रीन पर जाती है तो उसे उस टीवी की स्क्रीन को देखकर काफ़ी हैरान होती है। और उस टीवी स्क्रीन को देखकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब चोपर की आवाज़ आने लगती है। अब उस आवाज़ को सुनकर अब अनिका अपने मन में सोचती है, इस वक्त यहाँ पर चोपर की आवाज़, आखिर गुलेरिया हाउस की तरफ अभी कौन बढ़ रहा है, चोपर में कौन आया होगा, क्या वो उनके कोई वेल विशर होंगे यानी कि किंग या फिर उसके दुश्मन। अनिका को ये सब देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर उनके दुश्मन और आ गए हों। या अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में भी यहाँ पर एक धुन बजने लगती है, एक वैसी ही धुन जो कि वहाँ पर उस बंद फैक्ट्री के वहाँ पर बज रही थी। अब इस धुन को सुनकर तो अनिका एकदम से ही अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। तो वहीं नेत्रा जो कि अभी अनिका की मार से नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, उसके कानों में भी जैसे ही अब उस धुन की आवाज़ जाती है तो उस धुन को सुनने के बाद अब नेत्रा कहती है, क्या बात है, इस धुन को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो पापा यहाँ पर ही आ गए हों। सच में क्या जबरदस्त एंट्री है।
अब देखते हैं कि ये सब कितना हवा में उड़ते हैं। या नेत्रा भी अपनी इसी सोच में थी। वो भी यही सब सोच ही रही थी कि तभी एंट्रेंस पर अब किसी के आने के से कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही यहाँ पर उसे उन कदमों की आहट सुनाई देती है तो अब यहाँ पर नेत्रा अब उस तरफ देखकर सीधे ही कहती है, कौन कौन? पापा? पापा आप हैं क्या? अब नेत्रा की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, हाँ नेत्रा जल्दी करो और हाँ अपने साथ उस अनिका और लतिका दोनों को हमारे सामने लेकर आओ। देखो नेत्रा, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले तो अनिका और लतिका को यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, पहले मैं ये सब तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप इस स्मोक को तो क्लियर कीजिए ना, क्योंकि देखो इस स्मोक में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। नेत्रा की ये बात सुनते ही अफसर जी कहते हैं, समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने साथ स्मोक ग्लास लेकर क्यों नहीं चलती हो। अरे तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि जब तुम यहाँ पर ये सब काम करने के लिए आई हो तो यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता था, तो तुम पहले से ही इस चीज को लेकर अवेयर क्यों नहीं थी। अरे तुम अपने स्मोक ग्लासेज क्यों नहीं लेकर आई? लास्ट टाइम भी वो किंग ऐसे ही आया था ना, उसके बाद भी सच में नेत्रा तुम्हें अक्ल नहीं आई? उसके बाद भी तुम यहाँ पर खाली हाथ आ गई। अफसर जी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, आप अभी मुझे ज़्यादा मत सुनाइए, जो मैंने बस आपको बोला है प्लीज़ वो कीजिए। और हाँ जल्दी से अभी मेरे पास आइए, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर इस स्मोक में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए जब तक मुझे कुछ नहीं दिखेगा तब तक मैं आपके किसी भी काम को करने में असमर्थ हूँ। नेत्रा की ये बात सुनते ही अफसर जी के कदम अब यहाँ पर गुलेरिया हाउस में पड़ जाते हैं, और वो जैसे ही अब यहाँ पर धीरे धीरे करके अब इस स्मोक से नेत्रा के पास आते हैं तो यहाँ पर वो सबसे पहले नेत्रा को वो स्मोक ग्लासेस देते हैं जो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर आए थे, ताकि नेत्रा इन स्मोक ग्लासेस को लगाने के बाद अब क्लियरली इस स्मोक में भी देख सकें। और अब वो यहाँ पर नेत्रा को ये स्मोक ग्लासेस देते हुए कहते हैं, नेत्रा अभी इसे पहन लो, और हाँ मैं भी देवराज को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि भले ही अभी उसकी कंडीशन कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं पहले उसे लेकर जा रहा हूँ। तब तक तुम इस अनिका और लतिका को भी लेकर आओ, क्योंकि हम इन दोनों को भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ पर आलिशा और आकाश को किडनैप किया जा चुका होगा, तो इधर से हमें इन दोनों को भी अपने साथ लेकर जाना है। अब देखता हूँ मैं कि किंग और महारानी क्या करते हैं। और ये कहते हुए ही सर जी अब देवराज गुलेरिया को अब अपने कंधे के सहारे से पकड़ते हैं, क्योंकि देवराज की हालत यहाँ पे सच में अधमरी हो चुकी थी। अनिका ने देवराज गुलेरिया का जो हाल किया हुआ था उससे वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब वो उसे अपने कंधे से सहारा देते हैं, और अब वो अच्छी तरह से पकड़कर संभालते हुए अब उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। एक तरफ जहां पर सरजी देवराज गुलेरिया को अपने साथ बाहर लेकर जा चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेत्रा ने भी जैसे ही यहाँ पर अपने पापा के द्वारा दिए गए उन सनग्लासेस को पहना, तो उनको पहनने के बाद अब यहाँ पर नेत्रा को भी अभी स्मोक में दिखाई देने लग गया था। अब जब वो यहाँ पर सब तरफ देखती है तो वो अपनी जगह पर सबसे पहले खड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका ने नेत्रा के साथ भी सच में बहुत बुरा ही हाल किया हुआ था। तो अब वो यहाँ पर खड़ी होते हुए ही कहती है, अनिका गुलेरिया तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी कमजोरी का बहुत फायदा उठाया है, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें इस तरह से तो नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे कभी हार नहीं सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर अनिका के इसके सामने इस हार को चखने के बाद अब नेत्रा को और भी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, साथ के साथ अब उसे अनिका के ऊपर भी क्योंकि अनिका और ये सब तो अभी उसी धुन में ही मंत्रमुग्ध थे, तो बस इसी चीज का भी यहाँ पर नेत्रा को फायदा उठाना था। इसलिए भी यहाँ पर ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने कदमों को अनिका की तरफ बढ़ा देती है, जहाँ पर अनिका खड़ी हुई थी, और अपने कदमों को अनिका की तरफ बढ़ाकर अब नेत्रा कहती है, चलो अनिका मेरे साथ चलो। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका भी चुपचाप नेत्रा के पीछे पीछे ही जाने लगती है। इधर कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही अब वो यहाँ पर एक रूम के पास जाती है, तो यहाँ पर नेत्रा दरवाजे को नॉक करने लगती है। तो वहीं जब नेत्रा ने यहाँ पर दरवाजे को नॉक किया, तो वहीं अंदर से अब दरवाजे की आवाज़ को सुनकर अब ओमकार कहता है,
कौन कौन हो सकता है इस वक्त, क्योंकि ये लोग यहाँ पर इस कमरे में अभी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करके बैठे हुए थे। यहीं पर सारे बच्चे थे, राजलक्ष्मी, श्रेया, नंदिनी, ये सब भी थी। इधर ओमकार की इस बात पर अब सिद्धार्थ कहता है पता नहीं ओमकार, एनीवे मैं देखता हूँ कहीं अनिका ही तो नहीं है। इधर सिद्धार्थ की इस बात पर अब श्रेया कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सिद्धार्थ भैया, पहले हमें अच्छी तरह से श्योर हो जाना चाहिए कि बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि वो नेत्रा ही हम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई हो। इसलिए अगर आप मेरी मानो तो पहले आप दरवाजे में इस की होल से ही देख लीजिए कि आखिर बाहर कौन है। अब श्रेया की ये बात सुनते ही अब सिद्धार्थ भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है हाँ ठीक है श्रेया, तुम ठीक कह रही हो, मैं बस अभी देखता हूँ। और अब ये कहते हुए ही अब सिद्धार्थ अपने कदमों को अब उस दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है ताकि वो वहाँ पर उसकी होल से पता लगा सके कि आखिर बाहर कौन है। सिद्धार्थ गुलेरिया जैसे ही यहाँ पर दरवाजे के पास पहुंचा, वो झुककर जब इसकी होल में देखता है तो वहां पर देखकर अब सिद्धार्थ को गुलेरिया को यहाँ पर सीधे के सीधे अनिका ही खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर नेत्रा ने अपनी चाल चल चुकी थी। नेत्रा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो लोग उसे अंदर से देखने की कोशिश भी करेंगे तो अगर उसे वो दिखाई देगी तो शायद वो लोग दरवाजा ना खोलें। तो इसलिए नेत्रा ने यहाँ पर, क्योंकि नेत्रा अब अनिका को अपने सम्मोहन में भी कर चुकी थी और साथ के साथ अब वो उस धुन की वजह से भी अब अपने होश में नहीं थी, इसलिए नेत्रा ने अनिका को सामने कर दिया था। इधर सिद्धार्थ ने जैसे ही देखा कि सामने अनिका है तो वह सिद्धार्थ यहाँ पर पीछे की तरफ मुड़कर सबको कहता है बाहर दरवाजे पर तो अनिका ही है। उसे देखकर अब सिद्धार्थ इन सबको बताता है इधर और अब कहता है लगता है कि उसने उस नेत्रा को मार गिराया है, तभी तो शायद अनिका यहाँ पर हम लोगों के पास आई है। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है देखो भैया, अगर ऐसा है तो शायद अब हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर अनिका दीदी यहाँ पर आई है तो वो जरूर उस नेत्रा को हरा कर ही इधर आई होगी। ओमकार की ये बात सुनते ही अब सिद्धार्थ कहता है ठीक है, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। और ये कहते हुए ही सिद्धार्थ जब दरवाजे को खोल देता है तो अब उसके सामने अनिका और नेत्रा दोनों ही खड़ी हुई थी। इधर अचानक से नेत्रा को अपने सामने देखकर सिद्धार्थ गुलेरिया अब जल्दी से दरवाजे को बंद करने ही वाला था कि तभी इससे पहले कि सिद्धार्थ दरवाजे को फिर से बंद कर पाता कि तभी नेत्रा ने दरवाजे पर अब अपना एक हाथ रखते हुए ही अब वो दरवाजे को बंद नहीं करने देती। और अब वो यहाँ पर दरवाजे को जब तक वो बंद नहीं कर पाती तब तक वो सिद्धार्थ की आंखों में ही देखने लगती है, क्योंकि नेत्रा के पास तो ये पावर थी। इधर यहाँ पर सिद्धार्थ जो कि अभी भी दरवाजे पर धक्का लगा रहा था, जैसे ही उसकी आई कांटेक्ट नेत्रा की आंखों से हुई तो कुछ देर के बाद अब यहाँ पर वो उसके सम्मोहन में हो चुका था। और इधर सिद्धार्थ को अब अपने सम्मोहन में होता हुआ देखकर अब यहाँ पर अब नेत्रा कहती है प्रिंसेस लतिका को हमारे पीछे लेकर आओ, ये हमारा आदेश है। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ जो कि अभी उसके सम्मोहन में था वो अब नेत्रा की बात को सुनकर कहता है ठीक है, आप चलिए मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर अब वो रूम में के अंदर चला जाता है तो वहीं अब नेत्रा भी अनिका का हाथ पकड़कर अब उसे अपने साथ लेकर बाहर जाने लगती है। तो वहीं इधर सिद्धार्थ भी अब रूम में आने के बाद अब वो यहाँ पर सीधा का सीधे प्रिंसेस लतिका से कहता है आप मेरे साथ चलिए, आपकी रानी माँ आपको बुला रही हैं। इधर सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती है इसका मतलब कि हमारी रानी माँ सेफ होकर वापस आ गई हैं, क्योंकि प्रिंसेस लतिका को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर दरवाजे पर क्या हुआ है। उसे तो अभी यही लग रहा था कि अगर उसे उसकी रानी माँ बुला रही है तो वो सकुशल यहाँ पर आ चुकी हैं। इधर प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनते ही अब सिद्धार्थ गुलेरिया झूठ में कहता है हाँ वो मल्होत्रा हाउस में उन्होंने आपको बुलाया है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको वहां पर लेकर आऊं। और ये कहते हुए ही सिद्धार्थ अब लतिका के हाथ को पकड़कर अब लतिका को बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है।
जैसे ही सिद्धार्थ यहाँ पर अब लतिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा है तो तब वहीं पिंकी जो कि ये सब कुछ देख रही थी, पिंकी यहाँ पर लतिका का हाथ पकड़कर कहती है, लतिका रुक जाओ लतिका, कहाँ जा रही हो? देखो तुम इस बात पर अभी ऐसे नहीं जा सकती हो लतिका। इधर पिंकी की इस बात को सुनकर अब लतिका कहती है, पिंकी हम तो रानी माँ के पास जा रहे हैं ना, क्योंकि देखो अभी सिद्धार्थ मामू ने क्या कहा है, वो हमारी रानी माँ वापिस आ गई है ना, तो हम बस उनसे मिलने के लिए ही जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही आएंगे। लतिका की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है, लतिका देखो मेरे ख्याल से तुम्हें बुआ के आने का यहीं पर ही वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर बुआ आएगी तो वो सबसे पहले मल्होत्रा हाउस में नहीं जाएगी, वो सबसे यहाँ पर आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप यहाँ पर हैं। इसलिए मुझे लगता है आपको उनके आने का यहीं पर ही वेट करना चाहिए। इधर पिंकी ये लतिका को कह रही थी तो इधर पिंकी की ये बात सुनते ही अब सिद्धार्थ गुलेरिया कहता है, देखो बेटा पिंकी, आप लतिका को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें जाने दो। मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी रानी माँ मल्होत्रा हाउस में है और वो लतिका को वहीं पर ही बुला रही है, इसलिए अब इसे और ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अगर तुमने अब की बार अगर इन्हें रोका तो आपकी दोनों बुआ आपसे फिर नाराज हो जाएंगी, इसलिए आप अभी इन्हें नहीं रोक सकती हैं। अब क्योंकि सिद्धार्थ तो अभी नेत्रा के वश में होकर अपना काम कर रहा था, तो इसलिए वो अपने तरीके से अब पिंकी को समझाने की कोशिश करता है। और ये कहते हुए सिद्धार्थ अब पिंकी और लतिका के हाथ को अलग अलग कर देता है, क्योंकि पिंकी ने यहाँ पर लतिका के हाथ को पकड़कर उसे रोके हुआ था। और अब इसके बाद वो लतिका को अब उस रूम से बाहर लेकर जाने लगता है। तो वहीं लतिका भी जैसे अब यहाँ पर दरवाजे के पास पहुँचती है तो वो पीछे मुड़कर सभी को देखने लगती है और अब वो उन्हें बाय करती है। तो वहीं सभी को भी यहाँ पर जो कि अभी कमरे के अंदर मौजूद थे, इन्हें भी अब तक सब कुछ नॉर्मल ही नजर आ रहा था। इन्हें भी अब तक पता नहीं चला था कि सिद्धार्थ फिर से नेत्रा के सम्मोहन में आ चुका है, इसलिए वो सभी भी अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल समझते हुए कि शायद लतिका सच में ही मल्होत्रा हाउस जा रही है, वो भी अब लतिका को बाय बोलते हैं। और इधर लतिका अब सिद्धार्थ गुलेरिया के साथ वहां से जाने लगती है। तो वहीं अब पिंकी अब लतिका के जाने के बाद अब पिंकी यहाँ पर ओमकार के पास जाकर कहती है, चाचू पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आप प्लीज एक बार मेरे साथ बाहर चलिए ना, देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे वहाँ पर बुआ ऐसे तो मल्होत्रा हाउस नहीं जा सकती, एक बार हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। पिंकी की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, बेटा पिंकी मेरे ख्याल से अभी हमें यहीं पर ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हमारा अभी जाना बाहर सेफ होगा। ये सुनते ही अब पिंकी कहती है, नहीं चाचू प्लीज आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, लतिका सेफ नहीं है, प्लीज चलिए ना, हमें एक बार अपनी आंखों से देखना चाहिए। पिंकी की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, ठीक है फिर चलो। और ये कहते हुए ही ओमकार अब पिंकी के हाथ को पकड़कर वहां से जाने लगता है। जैसे ही अब ओमकार पिंकी का हाथ पकड़कर जाता है तो अब श्रेया उन्हें रोकते हुए कहती है, ओमकार थोड़ा संभल कर जाना। इस बात पर अब ओमकार कहता है, हाँ भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहते हुए ही ओमकार अब पिंकी के साथ उस रूम से बाहर निकलकर इधर धीरे धीरे गुलेरिया हाउस के एंट्रेंस पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेत्रा तो अनिका और लतिका को अपने साथ लेकर एंट्रेंस से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन इधर जैसे ही ओमकार अब गुलेरिया हाउस के एंट्रेंस पर आता है तो उसे जो सामने दिखाई देता है वो देखकर तो ओमकार यहाँ पर सिद्धार्थ भैया मानो चिल्लाने लगता है। तो वहीं उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर अब पिंकी कहती है, लतिका रुक जाओ, देखो लतिका तुम नहीं जा सकती हो। इधर वहां पर सिद्धार्थ ने चोपर में अब तक लतिका को बैठा दिया था और इधर नेत्रा ने लतिका को पकड़ लिया था। वही अनिका के होने की वजह से अभी लतिका यहाँ पर पूरी तरह से खामोश थी, क्योंकि अनिका को यहाँ पर इन लोगों के साथ देखकर लतिका को यही लग रहा था कि उसकी अनिका मासी उसे बचा लेगी। लेकिन अभी लतिका ये नहीं जानती थी कि उसकी अनिका मासी खुद इनके सम्मोहन में आ चुकी है। और ऊपर से एक तो अनिका यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी, ऊपर से लतिका को यहाँ नेत्रा से भी काफी डर लग रहा था, इसलिए वो चाहकर भी ना तो किसी को आवाज लगा पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी।
इधर अब नेत्रा ने जब देखा कि ये दोनों अभी चोपर में बैठ चुके हैं तो अब यहाँ पर नेत्रा सिद्धार्थ से कहती है, सुना है कि तुमने दमयंती की काफी मदद की थी आकाश से रिलेटेड। हाँ चलो, अगर ऐसा ही है तो अब चलो तुम हमारी मदद भी करो, इसलिए चुपचाप अब तुम भी आकर इस चोपर में बैठ जाओ, क्योंकि जिस तरह से तुमने दमयंती की मदद की थी उस तरह से तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। नेत्रा की ये बात सुनते ही यहाँ पर सिद्धार्थ भी, क्योंकि वो उसके सम्मोहन में पहले से ही था, इसलिए वो भी अब चुपचाप आकर उस चोपर में बैठ जाता है। और इधर कुछ ही देर में वो चोपर अब यहाँ पर आसमान में होता है। तो वहीं ओमकार और पिंकी दोनों ही उन्हें बस यहाँ पर नीचे से खड़े होकर आवाज ही लगाते रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अब ये सब लोग चोपर में बैठकर जाने लगे थे। इधर यहाँ पर ये सब देखकर अब पिंकी कहती है, अब क्या होगा चाचू, अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम उन्हें कैसे बचाएं। पिंकी की इस बात पर अब ओमकार अब अपना सिर खुजाते हुए कहता है, पता नहीं बेटा अब हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसे समय में तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमने लतिका को भेजने से पहले कम से कम एक बार हमें बाहर आकर सच में चेक तो करना चाहिए था, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। और वैसे भी इस वक्त तो आपके चाचू को भी कुछ समझ वैसे भी नहीं आ रहा है। अब अगर यहाँ पर आलिशा दीदी आएगी तो अब हम उनको क्या जवाब देंगे? और ये कहते हुए ही ओमकार अब जल्दी से अपनी पॉकेट से अब अपने फ़ोन को निकालता है और अब उस फ़ोन को निकाल कर अब वो यहाँ पर एक नंबर को डायल कर देता है। इधर कुछ देर के बाद जब दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आती है तो ओमकार कहता है, कहाँ हो तुम इस वक्त? इधर ओमकार की इस बात पर सामने से आवाज़ आती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? इधर इस बात पर अब ओमकार कहता है, नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके तुम उतनी ही जल्दी वहाँ पर आओ, हो सके तो सनी के साथ उस लोकेशन पर आओ। इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, ठीक है मैं बस अभी आता हूँ। और ये सुनते ही ओमकार अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो फ़ोन को फिर से अपनी पॉकेट में रख लेता है। और अब वो यहाँ पर पिंकी से कहता है, बेटा ऐसा करो, आप अभी के लिए अंदर जाओ, क्योंकि देखो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, अगर हुआ तो आप अभी अंदर जाकर अपनी मम्मा के पास जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अभी भी सेफ हैं। इधर ओमकार की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर पिंकी भी कहती है, पक्का चाचू, क्या मैं अंदर जाऊँ? क्या आप सबको बचा लेंगे? इस बात पर अब ओमकार कहता है, हाँ बेटा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी आप जाइए और हाँ सभी को कहना कि सब अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे वक्त में सबको अपना अपना ख्याल रखना ही होगा। ये सुनते ही अब पिंकी कहती है, ओके चाचू मैं बस जाती हूँ। जहाँ पिंकी इधर ओमकार के कहे अनुसार गुलेरिया हाउस के अंदर चली जाती है तो वहीं ओमकार अभी अपनी गाड़ी में बैठकर यही सोचता है कि आखिर समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाकर मैं उन्हें ढूंढूंगा, क्योंकि वो उनके बारे में तो अब मुझे पता ही नहीं है कि आखिर वो नेत्रा उन्हें कहाँ लेकर जाएगी। और ये सब कहते हुए ही वो अब उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसने प्रीति को बुलाया था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ओमकार ने जिसे कॉल किया था वो प्रीति को किया था। तो अब यहाँ पर वो प्रीति को दी हुई उसी लोकेशन की तरफ बढ़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक लोकेशन पर अब यहाँ पर सरजी का चोपर लैंड करता है। इधर अब वो नीचे उतरकर सबसे पहले देवराज गुलेरिया को अपने साथ नीचे उतारकर अब उन्हें लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद अब वो यहाँ पर एक कॉटेज के सामने थे। वहाँ जाने के बाद अब वो उस कॉटेज के दरवाजे को खोलते हैं और अब उन्हें अंदर की तरफ लेकर चले जाते हैं। और वहाँ जाते ही सबसे पहले वो देवराज गुलेरिया को एक बेड पर लेटा देते हैं, क्योंकि देवराज गुलेरिया की हालत काफ़ी ही क्रिटिकल हो चुकी थी। यहाँ पर उसके ऊपर इतने घाव थे कि उन्हें देखकर खुद सरजी को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सबसे पहले उन्हें बेड पर लेटाते हुए अब सबसे पहले तो देवराज गुलेरिया को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। और अब उन्हें देखते हुए ये वो अब अपने मन में कहते हैं, कितने साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। हाँ, और ये कहते हुए ही अब सरजी फिर से कहते हैं, वैसे मैंने इसे इनिशियल ट्रीटमेंट को काफ़ी पहले ही इन्हें ये इनिशियल ट्रीटमेंट तो दे दी थी। अब बस एक बार नेत्रा यहाँ पर आए और वो सब कुछ संभाल ले, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ जो ट्रीटमेंट मैंने इसका किया है उससे जल्दी ही ये रिकवर कर लेगा। और ये कहते हुए ही सरजी अब अपने मन में सोचते हैं, मेरे आदमी का क्या हाल है।
और वैसे भी मेरे आदमी का ये क्या हाल कर दिया है उस किंग ने। हाँ, भला ऐसा भी कौन करता है। मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे इस खास आदमी का इस तरह से ये हाल करके भेजेंगे। अब मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे मेरा काम नहीं करेगा। अब तो देखो, उसके सारे के सारे यहाँ पर आलिशा, आकाश, अनिका वो सब अब मेरे ही कब्जे में होने वाले हैं। यहाँ सर जी अभी अपनी इसी सोच में थे कि तभी दरवाजा नॉक होने लगता है। अब सर जी यहाँ पर जैसे ही दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ को सुनकर दरवाजे के पास जाते हैं तो वो उसे खोल देते हैं। तो यहाँ पर सामने नेत्रा खड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सर जी भी बस नेत्रा के ही आने का इंतजार कर रहे थे। नेत्रा यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन साथ के साथ वो यहाँ पर अनिका और लतिका को भी साथ लेकर आई थी, जैसे कि उसे सर जी ने कहा था। वहाँ पर अनिका और लतिका दोनों उसके साथ खड़ी थी। नेत्रा को देखकर अब सर जी कहते हैं, जल्दी आओ नेत्रा, और हाँ, इससे पहले कि इस अनिका के ऊपर इसे धुन के सम्मोहन का असर खत्म हो जाए, इसे लेकर आओ और इसे हमारे स्पेशल कॉटेज में बांध कर इन्हें कैद कर लो। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, आपके कहने का मतलब है कि कॉटेज नंबर 3। अब यहाँ पर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब सर जी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो इधर नेत्रा अब अनिका और लतिका दोनों को ही सर जी के कहे अनुसार अपने साथ लेकर वहाँ उस कॉटेज नंबर 3 के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अब सर जी नेत्रा को कहते हैं, ये अब तक शीला अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है। अरे वो आकाश, गुलेरिया और उस आलिशा को अपने साथ लेकर आने वाली थी ना, तो शीला को अभी तक यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। कहीं वहाँ पर फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई।